जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बच्चों की एक टॉपिक की बहुत डिमांड थी, सर सोर्स ऑफ एनर्जी पे एक मैराथन सेशन होना चाहिए। आपके सिलेबस में सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल ऐसे टॉपिक लिखा होगा। नहीं भी लिखा है तो जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। देखो, इस टॉपिक को हम किस तरह से कवर करेंगे, पहले हम देखेंगे एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, फिर हम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की टाइप्स को समझेंगे जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिर जो लेटेस्ट ट्रेंड है, कौन सा रिन्यूएबल सेक्टर में क्या क्या अभी कहां पर इंडिया पहुंचा है, इंडिया के क्या टारगेट्स हैं वो भी देखेंगे। और एट द एंड एक क्वेश्चन जो है पिछले साल जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हुआ था वहां आया था इस टॉपिक में, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, उससे हमारा एक होलिस्टिक वे में टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलोगे, कि ये एक अच्छा सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, तो एनर्जी का अच्छा सोर्स वो देखो, मान लो एनर्जी का सोर्स क्या है। मान लो आप कोयला जला के भी एनर्जी ले रहे हो। ठीक है, आप एलपीजी आपके घर में सिलेंडर आता है, उससे भी आप एनर्जी ले रहे हो। ठीक है, आप हाइडल पावर प्रोजेक्ट से भी बिजली ले रहे हो। ठीक है, फिर आप विंड एनर्जी ले रहे हो, फिर सोलर एनर्जी से भी सोलर कूलर, सोलर कुकर, इन सब से काम कर रहे हो। ठीक है, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है, सबसे पहली बात, जो हाईली एफिशिएंट हो, हाई एफिशिएंसी हो। हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या है? हाई एफिशिएंसी का मतलब है कि वो थोड़ा जले, मतलब उसको थोड़ा अमाउंट में जलाए और ज्यादा हमें एनर्जी दे। इस पॉइंट को बोलते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। क्या? हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं थोड़ा सा उसको जलाऊं तो ज्यादा उससे एनर्जी निकले, उसको बोलेंगे कि अच्छा सोर्स है हमारा एनर्जी का। ठीक है, दूसरा, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी अच्छा होता है जो इजिली अवेलेबल हो। ये ना हो कि इस सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्चना पड़ जाए तो फिर हमें मिला, ऐसा नहीं है। जो इजिली अवेलेबल हो और एक्सेसिबल हो, ऐसा एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तीसरा, उसको स्टोर करना इजी होना चाहिए और इसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट भी कर पाए। स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना इजी होना चाहिए। ठीक है, वो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ना ही उसको हम स्टोर कर पा रहे, ना ही उसको ट्रांसपोर्ट कर पा रहे। ठीक है, तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता। और क्या क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की? दैट इज इकोनॉमिक वायबिलिटी। मतलब इकोनॉमिकली वो वायबल होना चाहिए। कहने का मतलब है, ये नहीं हो कि उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो कि उसको प्रोडक्शन के बाद जो एनर्जी मिले वो कम कॉस्ट की हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जितना उसको बनाने में, जितना उसकी प्रोडक्शन में खर्चा आया है, उससे ज्यादा हमें फायदा ही होना चाहिए, उससे ना कि नुकसान होना चाहिए। तो इसकी मतलब इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। हम ये भी चेक करते हैं कि एक कोई अगर सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट क्या है। मतलब कम इन्वायरमेंट में उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। मान लो फॉसिल फ्यूल्स है, तो फॉसिल फ्यूल्स एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो भी थोड़ा जलते हैं, बहुत हीट देते हैं। इन सब चीजों में वो ठीक है, इजीली स्टोर भी हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। बट दिक्कत उनमें यह है कि इन्वायरमेंट के लिए उनका इंपैक्ट बहुत खराब है, वो इन्वायरमेंट को बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए हम उनको रिप्लेस कर रहे हैं विद द रिन्यूएबल एनर्जी। वो सब देखेंगे, पहले समझो। फिर दूसरा, रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल मतलब, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि मतलब अगर आपने कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो जलाया, तो उसमें से जो आपकी एनर्जी है वो लंबे समय तक मिलनी चाहिए। ये नहीं हो कि जैसे ही आपने उसको, उसके सोर्स ऑफ एनर्जी में से एनर्जी ली तो एक एक टाइम के लिए एनर्जी निकली और बंद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिलायबिलिटी उसमें होनी चाहिए। ये कुछ अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की क्वालिटीज है। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी, एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? जो हाईली एफिशिएंट हो, जो अवेलेबल इजिली हो, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी जिसकी इजी हो, जिसको हम इजिली स्टोर और ट्रांसपोर्ट कर पाए, जिसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी हो, मतलब कास्ट जो हो वो कम हो और अफोर्डेबल हो, वे जिसमें इन्वायरमेंट में ज्यादा इंपैक्ट ना हो, और जो रिलायबल हो। ठीक है, ये सारे चीजें हैं, इसमें आते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में। जैसे मान लो फॉसिल फ्यूल्स, आपके कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल, ये एनर्जी में हाई हैं, बट ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है, वो पोल्यूशन कॉज करते हैं, सस्टेनेबिलिटी उनकी ठीक नहीं है। तो इसलिए हम क्या करें, उनको रिप्लेस करें विद द न्यू थिंग्स। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी के क्या क्या टाइप्स है? देखो, सोर्स ऑफ एनर्जी की जो टाइप्स है ना, उनको हमने डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस में डिवाइड किया हुआ है। हम कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी को ऐसे भी, एक टाइप इसकी आती है एग्जॉस्टिबल। क्या? एग्जॉस्टिबल।
एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक आती है इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी तरह एक आ जाएगी रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एक आ जाएगी जो हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं और जो हम अब यूज करना शुरू हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे, पहले हम एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल को समझेंगे। देखो एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो एग्जॉस्ट का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, एग्जॉस्ट का मतलब होता है खत्म हो जाना। तो एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होंगे जो इवेंचुअली रन आउट, जो इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे टाइम के साथ, अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। तो दैट सोर्स ऑफ एनर्जी आर नोन है एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में आपके क्या आ जाते हैं, फॉसिल क्या होता है, फॉसिल होता है रिमेन, मतलब ये ऑर्गेनिक मैटर का रिमेन बचा, मतलब पौधे और एनिमल्स, हम लोग जब मरते हैं तो हमारा बचा खुचा जो चीज है वो धरती के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर रहता है, तो उससे कोयला पेट्रोलियम बनता है, इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो एग्जॉस्टिबल है। अगर मान लो आप कोयला निकाले जा रहे हो तो उसको बनने में तो मिलियंस ऑफ साल लग रहे हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम आपको मिलियन सालों के बाद वो बन के मिलेगा, तो अब वो बीच में खत्म हो जाएंगे। तो कोल, पेट्रोलियम, ये सारे किस में आते हैं, पेट्रोलियम हो गया, आपकी नेचुरल गैस, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं। नेचुरल गैस ये सारे एग्जॉस्टिबल हैं, मतलब ये खत्म हो जाएंगे एक टाइम पे आके, ठीक है। दूसरा जो न्यूक्लियर का फ्यूल है, मान लो आपके न्यूक्लियर फ्यूल में यूरेनियम है, तो यूरेनियम भी तो एक लिमिट तक का ही हमारे एलिमेंट पाया जाता है ना अर्थ में, तो यूरेनियम भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो न्यूक्लियर का फ्यूल भी जो है वो भी एग्जॉस्टिबल है, ठीक है, एक टाइम तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो खत्म नहीं होने वाला, लॉन्ग लास्टिंग है, जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, जो लंबे समय तक रहेंगे। जैसे सूर्य भगवान, सूर्य भगवान तो सामने ही रहेंगे ना, तो सूर्य देव अगर सामने रहेंगे तो इसका मतलब सोलर एनर्जी आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। हवा चलती रहेगी ना लाइफ टाइम, तो विंड एनर्जी जो है वो आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी, ठीक है, विंड एनर्जी आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी। फिर आप धरती की हीट को भी यूज करके जो है वो एनर्जी ले सकते हो, जियोथर्मल, ये भी आपको लाइफ टाइम मिलेगी, ठीक है। फिर पानी भी तो है ही है, तो हाइडल पावर को हम कहीं हद तक मान सकते हैं, ये भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, पानी आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो जैसे आपकी और कौन सी, जैसे आप क्या करते हो, पानी में से एक एनर्जी और निकालो जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन एनर्जी, तो हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो भी खत्म होने वाली नहीं है, एक सेकंड रुक जाओ, जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो भी खत्म होने वाली नहीं है, तो वो भी हम उसको भी इधर डाल सकते हैं, हाइड्रोजन एनर्जी को, ठीक है। और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बट आपको मेन मैंने ये बता दी जो एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, ठीक है। मतलब जो भी सारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको हम इनएग्जॉस्टिबल में डाल सकते हैं। अभी हम रिन्यूएबल की डेफिनेशन में भी ये चीज को समझेंगे, ठीक है, एक टाइप आपको क्लियर होगी। देखो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं। अब दूसरा क्या क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया हमने ये देख लिया, अब दूसरा ये क्राइटेरिया है कि आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उस सोर्स ऑफ एनर्जी को आप इस बेसिस में भी डिवाइड कर सकते हो कि वो पुराने मेथड से प्रोड्यूस हो रहा है या नए मेथड से, मतलब कन्वेंशनल वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आप पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कन्वेंशनल सोर्स, मतलब आप प्रीवियस टाइम से जिसको यूज करें उनको बोलते हैं कन्वेंशनल। जैसे कोयला, ठीक है, कोयला हम आज से थोड़ी यूज करें, कोयले को हम टाइम इमेमोरियल से जो है हम इसको यूज करें, कोयले को जला जला के एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कौ डंग है, पेट्रोलियम को भी हम आज से थोड़ी यूज करें, कब से यूज करें, तो ये भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपका कौ डंग है, ठीक है, आप गाय का जो गोबर के वो बना के आप जलाते हो, ठीक है, उनको भी आप आज का नहीं यूज करें, काफी टाइम का यूज करें, ठीक है। और न्यूक्लियर को भी हम काफी टाइम से यूज करें, तो ये भी कन्वेंशनल में आता है। देखो इसमें डिबेट है, बट न्यूक्लियर को कई जगहों पे कन्वेंशनल माना गया, तो आप इसको याद रखोगे। इसको छोड़ के अब यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि जो बड़े बड़े हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ना, लार्ज हाइडल पावर प्रोजेक्ट, सर आप क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें सबने नॉन कन्वेंशनल पढ़ाया था। नहीं, जो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना, वही बोलता है कि लार्ज हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं, क्योंकि इनको हम अब यूज नहीं कर रहे, इनको हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आ जाते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम प्रीवियस टाइम से, काफी समय से, फ्रॉम प्रीवियस टाइम, ठीक है, फ्रॉम प्रीवियस टाइम काफी समय से हम जिनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको जस्ट ये समझना है, इधर कोई भी, अभी आपको क्वेश्चन FA में जो आया था बताऊंगा ना, इधर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें मतलब आपको कोई रट्टा लगाने वाला था। ये इसमें सारे क्वेश्चन आपको समझ के करने हैं, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक की समझ होगी तो आप इसका क्वेश्चन निकाल लोगे पेपर में, ये मैं एश्योरेंस के साथ कह सकता हूं। सेकंड, कन्वेंशन के बाद इसी की
फर्दर जो दूसरी टाइप आती है वो आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा? नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशन का मतलब होता है जो एक कन्वेंशन प्रथा बनी है, मतलब पुराने जमाने से जो यूज हुआ है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो पुराने मेथड नहीं, जो नए हैं, जो नए हम यूज कर रहे हैं अभी सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आते हैं नॉन कन्वेंशनल में। न्यू वंस में ऐसे लिख देता हूं, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। तो न्यू वंस को हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नया आप किसको यूज कर रहे हो? अभी बताया मैंने आपको, आप सोलर यूज करते हो आजकल, आप विंड एनर्जी को यूज करते हो, आप बायोमास एनर्जी को यूज कर पढ़ेंगे सारे ये क्या क्या होते हैं। बायोमास एनर्जी को यूज करते हो, आप जियोथर्मल को यूज करते हो, आप समुद्र की टाइडल एनर्जी को यूज करते हो। ये कोई पुराने मेथड थोड़ी है, ये तो आपके नए मेथड है ना। ये सारे किस में आ जाते हैं? ये सारे किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं नॉन कन्वेंशनल। और स्मॉल हाइडल भी आएगा किसमें? नॉन कन्वेंशनल में। वहां पे लार्ज हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, यहाँ पे स्मॉल हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं वो भी हम नए बना। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है हाइडल पावर प्रोजेक्ट, वो कन्वेंशनल में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो आप काफी टाइम से यूज करें। ऑल दो रिन्यूएबल है बट है कन्वेंशन पुराना, ठीक है। अब सर ये आपने वर्ड क्यों बोला रिन्यूएबल? अब ये बताओ, देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफाइंग द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। तो एक होता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सर अब ये क्या है? देखो, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम री यूज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन, री यूज अगेन एंड अगेन, ठीक है। और उसको अगेन एंड अगेन जिसको री यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं दोबारा दोबारा, उनको बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। री यूज कर सकते हैं अगेन अगेन। ये सारे जो रिन्यूएबल में आते हैं ना, वो इनएग्जॉस्टिबल वाले आते हैं। कौन से? इनएग्जॉस्टिबल, मतलब ये खत्म नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये खत्म नहीं होंगे। तो ये सारे किस में आते हैं? रिन्यूएबल में। इसमें कौन कौन से रिन्यूएबल में? कौन से? सोलर, मतलब रिन्यू है ना, सूरज रोज उगना है, रोज वहां से आपने एनर्जी लेनी है। फिर जियो थर्मल आ गए, ठीक है। जियो, एक बार आपको इनमें कंफ्यूजन हो सकती है कौन सा किस में आता है, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। फिर ओशन में जो ओशन टाइड से ओशन एनर्जी ले सकते हो, ओशन में ओशन टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी वो ले सकते हो। फिर हाइडल वाली एनर्जी जो ले सकते हो, फिर बायोमास वाली एनर्जी आप ले सकते हो, फिर विंड एनर्जी आप ले सकते हो। ये सारी किस में आती है? रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल वाले कौन से हैं? जिसको आप दोबारा दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब जो खत्म हो जाएंगे, जो एग्जॉस्टिबल हो जाएंगे, जो मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बन रहे हैं। तो वो कौन से हैं आपके एग्जॉस्टिबल में? मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोल आ गया आपका, ऑयल आ गया, कोई भी पेट्रोलियम आ गया आपका, और नेचुरल गैस। ये आप याद रखो, ये किस में आते हैं? नेचुरल गैस। ये सारे किस में आते हैं? नेचुरल गैस। ये सारे किस में आते हैं? हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आपको। तो देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहले हम इसको देखेंगे। हमने अभी तक जो इंपॉर्टेंट चीजें कवर करी, वो सबसे पहले हमने स्टार्ट करी थी अपनी कहानी सोर्स ऑफ एनर्जी से, ठीक है, कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। मैंने आपको बोला सोर्स ऑफ एनर्जी, एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी वही होता है, एक तो जो हाईली एफिशिएंट हो, मतलब जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, ठीक है, मतलब अगर थोड़ा जलाने पे वो हमें ज्यादा एनर्जी दे पा रहा है तो इसका मतलब वो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, वो इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल हो। तीसरा, उसको हम स्टोर और ट्रांसपोर्ट इजीली कर पाए। चौथा, उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी हो, मतलब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, ठीक है। पांचवा, इन्वायरमेंट में बहुत कम इंपैक्ट उसका होना चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट कम होना चाहिए, ठीक है। फिर छठा, हमने ये देखा कि उसका जो है जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो रिलायबल होना चाहिए, ये नहीं कि 2 सेकंड जला और उसके बाद खत्म हो गया। अब सोर्स ऑफ एनर्जी की टाइप्स हमने देखी। सबसे पहले एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल। मतलब एग्जॉस्टिबल वो जो इवेंचुअली रन आउट हो जाएंगे आफ्टर टाइम, जैसे फॉसिल फ्यूल्स आ गए, जैसे न्यूक्लियर फ्यूल में यूरेनियम आ गया। इनएग्जॉस्टिबल जो लंबे समय तक रहेंगे, जो खत्म नहीं होने वाले, सोलर, विंड, जियोथर्मल, हाइडल, ये सारे आ गए, ठीक है। कन्वेंशन जो हम काफी समय से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला आ गया, पेट्रोलियम, काउडंग, न्यूक्लियर, लार्ज हाइडल पावर प्रोजेक्ट। और नॉन कन्वेंशनल जो न्यू वंस है, ये सारे यहाँ पर आते हैं। रिन्यूएबल है जिसको हम दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं, री यूज अगेन एंड अगेन। तो देखो, इसमें से बायोमास आप रहने दो, बायोमास को आप बार बार क्या यूज करोगे, ठीक है। एक बार बायोमास यूज हुआ, उसमें से आप एनर्जी ले लेते हो। रिन्यूएबल मतलब री यूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन। इनएग्जॉस्टिबल है, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे सोलर, जियोथर्मल, ओशन, हाइडल, विंड, ये याद रखो। और नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको आप बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, जो एग्जॉस्ट एक बार खत्म हो जाएगा, कोयला, ऑयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। दिस इज क्लियर। तो कोई दिक्कत सबसे पहले आपको, देखो आपको पेपर में अगर कंफ्यूज करेगा तो यही करेगा, एक कोई दे देगा, जैसे हाइडल पावर दे देगा, बोलेगा एग्जॉस्टिबल है, इनएग्जॉस्टिबल है। जैसे विंड दे देगा, बोलेगा रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है। जैसे आपको सोलर दे देगा, बोलेगा कन्वेंशनल है, नॉन कन्वेंशनल। अगर आपको ये सारा और इनकी टाइप्स में एग्जांपल्स पता है तो आप यहां से कंफ्यूज नहीं होगे। इस टॉपिक में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है, ये कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक एक करके हम समझते हैं कि इन सोर्स ऑफ एनर्जी से बिजली कैसे पैदा होती है, ठीक है।
इन सोर्स ऑफ एनर्जी से बिजली कैसे पैदा होती है, ठीक है। मान लो मैं फॉसिल फ्यूल से कहानी स्टार्ट करता हूँ। अगर फॉसिल फ्यूल है तो फॉसिल फ्यूल से कैसे बिजली का मतलब एनर्जी है ना, तो एक एनर्जी कैसे पैदा होगी तो मैं वहां से समझाता हूँ। मान लो आपका फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल एक एग्जॉस्टिबल है, ये खत्म हो जाएगा। देखो फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं? मान लो कोयला और पेट्रोलियम जो है, कोयला प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं आपके, जब प्लांट्स एंड एनिमल्स को आप दफन कर दोगे, मतलब मान लो कोई पौधा मर गया, कोई ट्री मर गया, तो वो जमीन के अंदर जाएगा ना, तो वो अगर इनसाइड अर्थ जो ब्यूरी रहेगा मिलियंस ऑफ ईयर, तो वो लो बेसिकली उस कंडीशन पे, ठीक है, उस कंडीशन पे वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्यूल में, ठीक है, जिसको आप सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो। बट फॉसिल फ्यूल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये सबसे मेन कॉज है एयर पोल्यूशन का, ठीक है, एयर पोल्यूशन का कॉज है। दूसरा एग्जॉस्टिबल है, हम इसके ऊपर लाइफ टाइम डिपेंड थोड़ी रह सकते हैं, एक टाइम में आके इसने खत्म हो जाना है, तो लाइफ टाइम हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो फॉसिल फ्यूल्स में जैसे प्लांट्स एनिमल, एक तो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, ठीक है, दूसरा एग्जॉस्टिबल है, लॉन्ग समय तक हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। बट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि आप फॉसिल फ्यूल से एनर्जी कैसे लेते हो, मतलब बिजली कैसे पैदा करते हो। देखो अब ना थोड़ी फिजिक्स आएगी यहाँ पर, डोंट वरी, आपको इजीली समझ आ जाएगी, मैं समझा दूंगा। देखो बिजली कैसे पैदा होती है, कोई भी अगर आपको बिजली पैदा करनी हो ना, आप एक सिंपल तरीका है, दो मैग्नेट लगा दो, ठीक है, दो मैग्नेट लगा दो। ये मैग्नेट में एक में आता है नॉर्थ पोल, एक में आता है साउथ पोल। उसके अंदर कोई भी कॉइल लगा दो, कोई भी ऐसी कॉइल लगा दो, कोई भी ऐसी चीज लगा दो जो कंडक्ट कर सकती है, जो बिजली को कंडक्ट कर सकती है, जैसे कॉपर की वायर, वो लगा दो बस। इसके साथ यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो। गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्ट करता है लाइट को। मतलब अगर सपोज करो कहीं पर लाइट होगी, आपके घरों में जब इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो बिजली को चेक करने के लिए एक उसके हाथ में एक देखा होगा आपने, एक चीज होती है, वो क्या करता है, उसको वायर के साथ कनेक्ट करता है, पीछे से लाइट ग्लो करती है, वो भी एक गैल्वेनोमीटर है। क्या वो डिटेक्ट करता है कि किसी वायर में या किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जब इसमें करंट बिजली पैदा होगी ना, तो मुझे गैल्वेनोमीटर से पता चल जाएगा कि इस सर्किट में बिजली है। अभी इस सर्किट में बिजली नहीं है, क्योंकि एक मैग्नेट के अंदर आपने कॉइल अगर रख दिया तो उससे बिजली पैदा नहीं होती है। बिजली पैदा तभी होती है जब या तो ये मैग्नेट घूमेगा या ये कॉइल घूमेगी, इन दोनों के घूमने से बिजली पैदा होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब भी किसी कॉइल के आगे पीछे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, करंट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो इस मैग्नेट को घुमाओ या तो कॉइल को घुमाओ। ये मैग्नेट बहुत बड़े मैग्नेट होते हैं, इनको घुमाना इजी नहीं होता है, बट इस कॉइल को हम घुमा सकते हैं। तो कॉइल को घुमाने के लिए हम किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो। मान लो अगर आपके घर में आज तक आपने कभी चूल्हे के ऊपर, मान लो आपकी गैस है, गैस के ऊपर पानी को बॉयल होते देखा है, जब पानी बॉयल होता है उससे स्टीम निकलती है। तो जिसने भी देखा होगा तो कई बार अगर आपने उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है ना, तो वो स्टीम की वजह से वो ढक्कन भी हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे उठना शुरू हो जाता है, इसका मतलब स्टीम में एनर्जी होती है। तो आप क्या करते हो, बेसिकली फॉसिल फ्यूल से बिजली कैसे बनती है, आपने कोयले को जलाया, ठीक है, कोयले को आपने बर्न किया। जब आपने कोयले को बर्न किया तो कोयले को बर्न करने के बाद आप यूज करते हो वाटर को, वाटर की क्या बनाते हो, स्टीम। इस स्टीम से आप क्या करते हो, इस कॉइल को मूव करवाते हो। यहां पर एक टरबाइन लगा होता है, यहाँ पे एक चीज लगी होती है जिसको बोलते हैं टरबाइन। ये टरबाइन को आप मूव करवाते हो। देखो ना, स्टीम है तो स्टीम से टरबाइन तो घूम सकता है ना। मैंने आपको बोला जिस पानी की भाप से ढक्कन उठ सकता है ऊपर, तो भाई टरबाइन भी तो घूम सकता है। इसे आप टरबाइन को घुमाते हो, टरबाइन से कॉइल घूमती है। और मैंने आपको बोला जब भी मैग्नेट के अंदर कॉइल घूमेगी तो आप देखोगे गैल्वेनोमीटर में बिजली पैदा होगी। हर एक जो भी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है इसी तरह से बिजली पैदा करता है, एक सोलर को छोड़ के। सोलर का केस थोड़ा अलग है, जब मैं सोलर एनर्जी पढ़ाऊंगा मैं उसमें बताऊंगा, आज ही बताऊंगा। बट आप ये समझो कि सोलर एनर्जी वाला केस छोड़ के बाकी सभी केसेस में बिजली इसी तरह से ऑलमोस्ट पैदा होती है। क्या होता है, मतलब मैं अभी आपको बार बार ये नहीं फिनोमेना बताऊंगा, बस आप ये याद रखो, जब भी मैग्नेट के अंदर एक कॉइल घूमती है तो बिजली पैदा होती है। अब कॉइल को के साथ एक टरबाइन लगाया, तो मतलब हमने बेसिकली टरबाइन घुमाना, टरबाइन घूमेगा, कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगी, बिजली पैदा होगी। टरबाइन को घुमाने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले एक तरीका मैंने, कोयला जला लो, पेट्रोलियम जला लो, नेचुरल गैस जला लो। इनको आप जलाओगे तो क्या होगा, टरबाइन जो है इससे स्टीम बनेगी। क्या पानी को बॉईल करोगे ना भाई, कोयला जलाने से क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी बॉईल होगा, पानी बॉईल होगा, स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन घूमेगा, टरबाइन से कॉइल घूमेगी और बिजली पैदा हो जाएगी, ठीक है।
सभी चीजों में ऑलमोस्ट यही होता है, ठीक है। अभी मैं सारे केसेस आपको जब पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, ठीक है। मतलब आपको याद रखना आपने टरबाइन घुमाना है, बट सिर्फ एक सोलर वाला केस छोड़ के, सोलर के केस में ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है वो मैं हम सोलर पैनल जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तब वहां पर आपको बता दूंगा। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। तो फॉसिल फ्यूल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उनकी वजह से बिजली कैसे पैदा होती है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे सोलर को लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि सोलर में वो अलग कंसेप्ट है, उधर अलग कंसेप्ट से बिजली पैदा होती है, यहाँ बाकी सबका ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ विंड एनर्जी। मतलब विंड एनर्जी से आप कैसे बिजली पैदा करोगे, ठीक है। विंड एनर्जी से देखो कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। विंड एनर्जी क्या मतलब हवा का यूज करोगे। आपने देखा होगा विंड मिल्स होती हैं, वहां पे बड़े बड़े ऐसे विंड मिल्स में ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। अगर आपने कहीं पे देखा होगा बहुत सारे ऐसे लगे होंगे विंड मिल्स में। इसमें क्या होता है, हवा चलेगी, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, हवा तेज होनी चाहिए। ये नहीं कि हवा बहुत स्लो चल रही है तो फिर विंड एनर्जी आप पैदा नहीं कर सकते, उससे बिजली नहीं पैदा कर सकते। हवा तेज चलनी चाहिए, इसका डिसएडवांटेज है। तो एक इसका जब हवा तेज चलेगी तो ये ऊपर जो इनके पंखे हैं ना विंड मिल के, ये घूमेंगे, ठीक है, ये घूमेंगे। इसके नीचे यहाँ पर ये पंखे घूमेंगे, इसके नीचे यहाँ पे टरबाइन लगा होता है। क्या लगा होता है, टरबाइन। तो विंड मिल्स के जब पंखे घूमेंगे, इनके साथ सारे पंखों के साथ कनेक्टेड एक टरबाइन लगा होता है, टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। और जब भी टरबाइन घूमेगा तो बिजली पैदा, बस इतना समझो। टरबाइन घूमेगा तो बिजली जनरेट हो जाएगी। कौन से प्रोसेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो कॉइल रोटेट करेगी या मूव करेगी, आप इतना याद रखो, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से बिजली पैदा हो जाती है। और यही फिनोमेना यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो विंड एनर्जी से कैसे एनर्जी बनती है, जो हवा चलती है हाई स्पीड हवाओं से, जो है विंड मिल्स में जो पंखे वो घूमते हैं, उससे टरबाइन घूमेगा और बिजली पैदा होगी, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज, देखो है तो रिन्यूएबल है, इसका फायदा है कि इसमें कोई भी वो नहीं ना हो रहा, पोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में यहाँ पर इनके भी हमें डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं। ऑल्दो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है तो मतलब ठीक है ना, बार बार यूज कर सकते हैं, इसमें पोल्यूशन भी नहीं हो रहा, बट डिसएडवांटेजेस इनके भी हैं। सबसे पहली बात, विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको विंड मिल्स लगानी पड़ेगी, तो एक लार्ज एरिया आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और कोई सस्ता थोड़ी है भाई, बहुत महंगी इन्वेस्टमेंट है, तो बिग इन्वेस्टमेंट का केस है। तो इसको भी हम एक इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट में, जैसे हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी देखते हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट वाला केस में ये महंगा पड़ता है, ये इकोनॉमिक वायबल नहीं है। तीसरा, हाई स्पीड एयर चाहिए, और हर टाइम हाई स्पीड एयर तो चलती नहीं है। तो हाई स्पीड एयर नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये उन जगहों पर ज्यादा लगा जाता है जहां पर हाई स्पीड एयर होती है, मान लो बहुत माउंटेनस एरिया में या समुद्र के आसपास, तो वहां पर। अब इसकी दो टाइप्स हैं, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक होते हैं ऑन शोर विंड मिल्स, ऑन शोर विंड मिल्स, ठीक है, और दूसरा आ गया ऑफ शोर। ऑफ शोर, देखो मुझे ना इस क्लास की कितनी लेंथ हो रही है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी पेंडिंग है। तुम्हारे कमेंट सेक्शन में देखता हूँ, डोंट वरी कि ऐसा नहीं है कि मैं देखता नहीं हूँ, तुम बहुत सारे टॉपिक्स अभी इन लाइन है। तो मैं चाहता हूँ एक टॉपिक को एक ही दिन मिले, उसको दूसरा दिन नहीं मिलना चाहिए। तो ऑन शोर जो विंड मिल्स, मतलब ऐसे विंड मिल्स जो ऑन लैंड हैं, जो जमीन के ऊपर है, ठीक है, मान लो समुद्र के पास लगे हुए हैं या माउंटेन पे लगे हुए, ये सारे होते हैं ऑन शोर विंड। ऑफ शोर विंड मिल मतलब जो ओशन के अंदर। अब आप बोलोगे सर ओशन के अंदर विंड मिल्स, हाँ लगाए जाते हैं। इसका फायदा पता है क्या होता है ओशन के अंदर लगाने का, ओशन के अंदर स्ट्रॉन्गर विंड्स होती हैं। स्ट्रॉन्गर विंड्स होती हैं तो इसका मतलब ये चलेंगे, ये ज्यादा एनर्जी जो है पैदा करेंगे। मान लो यहाँ पे जो 12 से 15 मेगावाट पर यूनिट एनर्जी यहाँ पे समुद्र के अंदर अगर विंड मिल लगे तो पैदा हो जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड लैंड में हवा कम होती है तो 2 से 4 मेगावाट पर यूनिट जो है एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। बट ऑफ शोर का ये नुकसान है कि बहुत कॉस्टली होते हैं। समुद्र के अंदर आपको विंड मिल करना कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका विंड एनर्जी वाला, ये सब रिन्यूएबल सोर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि रिन्यूएबल कौन से, नॉन रिन्यूएबल कौन से। रिन्यूएबल के फायदे क्या है, नॉन रिन्यूएबल का वो फायदा है बार बार यूज हो सकता है, पोल्यूशन कम करेगा, दिस दैट। बट इनके इंडिविजुअली कुछ ना कोई डिसएडवांटेज, जैसे विंड एनर्जी के डिसएडवांटेज है ना भाई, इसको क्या है बहुत ज्यादा जमीन चाहिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तीसरा हाई स्पीड एयर हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो इसमें दिक्कत है, ठीक है। अब और कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एक करके सारे पढ़ेंगे। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में मैंने आपको और बताया हाइडल पावर प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है।
हाइडल पावर प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, आप पानी की एनर्जी का यूज कर रहे हो बिजली पैदा करने के लिए। आप क्या करते हो, देखो आपके पीछे एक ऊपर एक डैम होता है, क्या होता है डैम, इस डैम में आप पानी को रोक लेते हो, ठीक है। जब भी रुका हुआ पानी होता है ना, उसमें एक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नीचे आपने यहाँ पे एक टरबाइन लगाया होता है, क्या लगाया होता है, टरबाइन, मतलब ये टरबाइन घूमेगा तो बिजली पैदा होगी। अब आप क्या करते हो, इस डैम को यहाँ से खोलते हो थोड़ा सा, तो डैम खोलता है, बहुत तेज स्पीड में पानी नीचे आता है, तो पानी जब चल रहा होता है उसमें जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है, आप कभी भी देखो यार, आप अगर डैम में नहीं भी गए हो तो आप कहीं भी अगर गए होगे तो वहां पर आपने जिसको बोलते हैं कराट लोकल लैंग्वेज में, उसमें देखा होगा कि वो पूरी चक्की घूमती है, पानी की वजह से चक्की घूमती है, और उसमें से जो है गेहूं पीस सकते हो आप, आपने देखी होगी ये चीज, ठीक है। हाँ, अगर आप ज्यादा बड़े शहरी नहीं हो तो आपने देखा होगा कभी ना कभी किसी गांव में जाके, तो देखा ही होगा, मैंने देखा इसलिए बोल रहा हूँ। तो एक क्या होता है, वो गोल सी चक्की होती है बहुत मोटी सी, उसमें क्या होता है पत्थर काइंड ऑफ उसको चक्की बनाई होती है, और उससे क्या होता है पीछे से पानी आता है प्रेशर के साथ, और वो इतनी मोटे पत्थर वाली चक्की को घुमा सकता है। तो टरबाइन को घुमाना कौन सी बड़ी बात है। तो डैम में यही होता है, ऊपर से पानी आता है, पानी की काइनेटिक एनर्जी से टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमेगा तो बिजली बनेगी। इस तरह से हाइडल पावर प्रोजेक्ट में भी बिजली बन जाती है, ठीक है। तो ये भी रिन्यूएबल आप जितना चाहो यूज कर सकते हो, पानी को वापस ऊपर ले जाके वापस इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अब हम ये काफी टाइम से हाइडल पावर प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। क्या हाइडल पावर प्रोजेक्ट के भी कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। हाइडल पावर प्रोजेक्ट के भी डिसएडवांटेज है क्या, एक तो ये सस्ता तो ये भी नहीं पड़ता, इतना बड़ा डैम बनाना पड़ता, तो एक्सपेंसिव तो है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट इसकी भी काफी हाई है, ठीक है। बट इसमें एक लॉस ये भी है कि ह्यूमन हैबिटेशन को हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो जहां पर भी हमें डैम बनाना है उसके आगे पीछे हम जो है ह्यूमन हैबिटेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं पहले ही, क्योंकि ताकि अगर डैम शैम टूटे तो इस उनका नुकसान है। और तीसरा, इसका फेलियर रिस्क बहुत होता है, मान लो डैम टूट गया तो वो पानी आगे वाले एरियाज में फ्लड्स कॉज कर सकता है, ठीक है। उसका इन्वायरमेंट इंपैक्ट भी होता है, क्योंकि डैम के पीछे मान लो जो मछलियां या कोई भी एक्वेटिक स्पीशीज है वो आगे नहीं जा पा रही है, तो उनका जो है उस पर भी बहुत असर रहता है। और वाटर लेवल पे भी डिपेंड करता है, मान लो अगर पानी कम है तो फिर काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं होगी पानी की, तो वाटर लेवल अगर कम है तो फिर आप यहाँ से बिजली ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, ये भी डिसएडवांटेज। तो ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट के कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है भाई। रिन्यूएबल के एडवांटेज तो सबको बता दिए पहले ही जनरल में, अब डिसएडवांटेज भी बता दो ताकि वहां से भी क्वेश्चन आए तो कर लो, ठीक है। और कौन सा हमारे पास है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जियोथर्मल। जियोथर्मल मतलब क्या, जियो मतलब क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, ठीक है। थर्मल मतलब होता है हीट। तो अर्थ की हीट को यूज करके आप बिजली कैसे पैदा कर सकते, देखो आपकी अर्थ के अंदर आपको पता है एस्थेनोस्फीयर है नीचे, उसमें मैग्मा ही मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा मतलब बोले तो जो लावा है, लावा जो है वो है, मतलब वो बहुत हीट है। जब भी उस मैग्मा के कांटेक्ट में, मैग्मा के कांटेक्ट में जब वाटर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वाटर बॉईल हो जाएगा। तो जब वाटर बॉईल हो जाएगा तो स्टीम बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी तो घुमा लो टरबाइन, टरबाइन घूम गया तो बन गई बिजली, ठीक है। इसमें कुछ इतना तो करना नहीं है। तो मतलब हमारे पास अर्थ में, अर्थ के अंदर कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट्स वो पॉइंट होते हैं जहां पर जो है मैग्मा कलेक्ट होता है अर्थ के अंदर, और जब इन हॉट स्पॉट के साथ वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर इनके कांटेक्ट में आता है तो वो स्टीम बन जाता है, और स्टीम की हेल्प से हम टरबाइन को घुमा के बिजली पैदा कर सकते हैं। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी जियोथर्मल। तो ये भी तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थ के अंदर मैग्मा है ही है तो आप इससे बिजली बनाते चलो, ठीक है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट इसका भी डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज है सर, इतने कैसे याद रखेंगे भाई, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रहा, अभी मैं सारा रिवाइज करवा के जाऊंगा। डिसएडवांटेज ये महंगे हैं, ठीक है, इतना इजी नहीं है जमीन के अंदर जाके वहां से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना। और तीसरा, हॉटस्पॉट्स हर जगह पे अवेलेबल है, तो फ्यू साइट्स अवेलेबल हैं, कुछ ही साइट्स अवेलेबल हैं, वहां से ही आप एनर्जी ले सकते हो। वहां पर भी आपको चेक करना पड़ता है जियोलॉजिस्ट की हेल्प से, फिर आपको पता चलता है हाँ हाँ यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सा हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको आप बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है, आपका है बायोगैस एनर्जी। देखो बायोगैस एनर्जी ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना चाहिए। बायोगैस, ठीक है, बायो मतलब ऑर्गेनिक गैस, जिसको आप गोबर गैस भी कहते हो, ठीक है, गोबर गैस। देखो ये कैसे बनती है, कुछ नहीं है, आपको एक कंपोजिट पिट बनानी होती है। पिट बोले तो एक कंटेनर ले लो, खड्डा ही कर लो जमीन के अंदर, ठीक है, डिग कर लो। आप उसमें क्या करोगे, जो भी आपका एग्रीकल्चर वेस्ट है आपका, या काउ डंग है, ठीक है, या ह्यूमन एक्सक्रीटा है, कुछ भी आपका सीवेज का है या ग्रीन वेस्ट है या प्लांट का कोई मटेरियल है, इस सबको उसमें डाल दो, ठीक है, ऊपर से उसको कवर कर दो।
जब आपको उसको कवर करते हो ना, उसके अंदर एनोरोबिक रिस्पायरेशन होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा। एनोरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहां पर जो है रिस्पायरेशन होती है। एनोरोबिक रिस्पायरेशन में वो टूटता है आपका और एक गैस बनती है जिसको हम कहते हैं बायोगैस। क्या कहते हैं? बायोगैस। ये बायोगैस भी जलता है और सबसे इसका फायदा पता है क्या? ये स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता, तो स्मोक विदाउट स्मोक ये जलता है, तो इसका मतलब इससे बिल्कुल भी कम पोल्यूशन होता है, तो ना के बराबर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये याद करना। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हाई होती है, मतलब ये थोड़ा जलेगा और ज्यादा एनर्जी देगा, तो इसका फायदा है। तो गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स चल रही हैं, जो गोबरदान स्कीम, ये वो स्कीम्स चल रही हैं जिसके तहत हम इन कंप्रेस्ड बायोगैस वालों को विलेज विलेज में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ताकि वो घरों में एटलीस्ट अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। ठीक है, इसमें कोई ऐश भी नहीं रहती, तो इसके फायदे बहुत है, नो ऐश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बायोगैस कैसे बनती है। गोबर गैस कहते हैं। कंपोजिट पिट में हम जो है क्या डाल देते हैं? वेस्ट डाल देते हैं, किसी भी तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट, मैनुअल प्लांट मटेरियल, सीवेज का वेस्ट, ग्रीन वेस्ट सारे डालते हैं, उसको बंद कर देते हैं और उसमें से हम पाइप लेके उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो ले सकते हैं। मेनली क्या होता है बायोगैस किस किस चीज से बना हुआ है? देखो, बायोगैस में सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट होता है ना, वो होता है मीथेन। ये तो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा। तो बायोगैस में सबसे ज्यादा कंटेंट किसका होता है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4। ठीक है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, मीथेन होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, मतलब इसमें कोई आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, 50 से 80% डिपेंडिंग अपॉन वो कितना अच्छा है, तो उसमें मीथेन होता है। दूसरे नंबर पे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, 15 से 30% के अराउंड जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल होती है। ठीक है, उसके बाद फिर नाइट्रोजन भी इसमें थोड़ी बहुत अमाउंट में पाया जाता है, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन भी पाया जाता है, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है, कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। बट मेन जो इसके दो कंपोनेंट होते हैं वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें भी सबसे ज्यादा अमाउंट में मीथेन पाया जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो ये मैंने आपको इसके फायदे बता दिए। कोई स्मोक नहीं है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, दिस दैट, कोई ऐश नहीं प्रोड्यूस होती, तो इसका आप अच्छा बढ़ चढ़ के यूज जो है वो ले सकते हो। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट और क्या है हमारा? एक दो और देखेंगे जो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहां से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम चलेंगे किसके ऊपर? सोलर एनर्जी के ऊपर, जो मुझे आपका एक अलग कंसेप्ट है जो आपको समझाना है। ठीक है, अब देखो इसका क्या है, इसको छोड़ के और कौन सा? एक है न्यूक्लियर एनर्जी, ये भी पढ़ लेते हैं। देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? देखो न्यूक्लियर एनर्जी आपको दो तरह से मिलती है। कौन सी दो तरह? दो न्यूक्लियर एनर्जी, दो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी। न्यूक्लियर के अंदर दो तरह से आपको एनर्जी मिल सकती है। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस, एक होता है न्यूक्लियर फिशन का प्रोसेस। क्या? एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिशन। फिशन क्या होता है? टूटना। जब भी एक बड़ा न्यूक्लियस टूटता है, हैवी न्यूक्लियस जब टूटेगा तो उससे जो एनर्जी निकलेगी दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन। और जब स्मॉल न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस जब आपस में जुड़ के जो जुड़ते हैं और नया न्यूक्लियस बनाते हैं, उसके साथ जो एनर्जी निकलती है वो होती है फ्यूजन। फ्यूज होता है जुड़ना, फिशन होता है टूटना। तो फिशन में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस टूटते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल जैसे यूरेनियम 235, ये टूटता है, जब ये टूटेगा तो एनर्जी निकले। जो आपका एटम बम है वो इसी की एग्जांपल है। ठीक है, बट मान लो जो आपका हाइड्रोजन बम है वो फ्यूजन की एग्जांपल है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और हीलियम बनेगा, प्लस एनर्जी निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन के आपको पता है डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। तो मान लो एक ड्यूट्रियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का और एक ट्रिटियम है, ये आपस में जुड़ते हैं। तो इसको जुड़ने के बाद क्या बनता है? हमारे पास हीलियम बन जाता है, और हीलियम के साथ एक तो न्यूट्रॉन निकलेगा और यहाँ पर एनर्जी भी निकलती है। यहाँ पर क्या निकलता है? एनर्जी भी निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी है ना, उसको आप यूज कर रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब जैसे जो न्यूक्लियर फिशन से जो आपको एनर्जी मिलती है, उसका तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरेनियम अवेलेबल होना चाहिए। इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, इसमें भी पोल्यूशन नहीं होता है इसमें, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी चलती है। बट इसके डिसएडवांटेज हैं। इसके क्या डिसएडवांटेज है मैं आपको अभी बता देता हूं। क्या न्यूक्लियर एनर्जी के डिसएडवांटेज हैं? देखो, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये सस्ता नहीं है, ये हाई कॉस्ट वाला है। ठीक है, इसमें भी बहुत कॉस्ट लगती है इसको बनाने में। ठीक है, हाई कॉस्ट। दूसरा, न्यूक्लियर वेस्ट का जो है लीकेज का रिस्क रहता है। न्यूक्लियर वेस्ट जो, देखो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वेस्ट में, न्यूक्लियर वेस्ट का मतलब होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हमारी बॉडी के लिए जो है हार्मफुल है। तो इनका लीक हो सकता है, वो लीक हो सकता है, और जो इसमें काम करे उनको रिस्क ऑफ डेथ भी रहता है, तो लीकेज रिस्क रहता है। ठीक है, और मान लो अभी एक बार न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगी ना, कई बार इस रिएक्शन को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो डिफिकल्ट टू कंट्रोल भी इसका एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। ठीक है, और यही क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछा था कि क्या इसमें वेस्ट नहीं होता? तो बिल्कुल, न्यूक्लियर वेस्ट लीकेज बहुत ज्यादा लेवल पे होती है और इजिली आप इसको रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ऑल्दो न्यूक्लियर एनर्जी जो है
वो काफी लेवल पे सस्ती भी पड़ती है कुछ चीजों के जब एक बार प्रोडक्शन होगी तो मतलब लंबे समय तक हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी हाई रहती है, तो उन चीजों में ठीक है। ठीक है, अब आपके समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। एक तो ओशन में हमने ऑफ शोर विंड मिल्स देखा था कंसेप्ट, ठीक है। और ओशन के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? देखो ओशन में एनर्जी की टाइप्स हैं, जैसे मान लो एक टाइडल एनर्जी। टाइडल मतलब टाइड्स, टाइड्स मतलब लहरें, ठीक है। टाइड्स मतलब लहरें। अब आपको पता है समुद्र में लहरें पैदा होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन, मेनली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। देखो मून जो है वो अर्थ के समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचता है, अर्थ अपनी तरफ खींचती है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से हमारे पास लहरें बनती हैं। इन लहरों की वजह से भी आप एनर्जी पैदा कर सकते हो, इसको बोलते हैं टाइडल एनर्जी। ये भी एक तरह की कौन सी जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट ये महंगी है। कहाँ पे? समुद्र के अंदर। मतलब इसमें जितना प्रोडक्शन होती है उससे ज्यादा तो खर्चा पड़ता है, इतना इतना हम इसको यूज नहीं करते। फिर ओशन की जो थर्मल एनर्जी हीट है उसको भी आप यूज करके बिजली पैदा कर सकते हो। ये भी इतने बड़े लेवल पे हम यूज नहीं करते, हम ज्यादा सोलर विंड ये सब यूज करते हैं। न्यूक्लियर हो गया, ठीक है, न्यूक्लियर भी इतने लेवल पे नहीं, हाइडल पावर ये हमारी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बट ये आपको पता होना चाहिए, ये भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। टाइडल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पुल है मून, उसकी वजह से जो टाइड्स पैदा होती है उसमें से लेते हैं ओशन थर्मल एनर्जी। मतलब ओशन की जो हीट है वो जो गर्म होता है, गर्म सर्द होता है उसमें पानी में, उसकी वेरिएशन को यूज करके भी आप एनर्जी बना सकते। बस इतना ही याद रखना, आपको इससे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, सबसे बड़ा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी का थोड़ा लेने का, इधर से बिजली बनाने का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, बाकियों से अलग है, ठीक है। देखो मान लो आपने कभी आज तक देखा होगा, आपने सोलर पैनल वगैरह देखा होगा, ठीक है। एक आपने इस तरह से देखा होगा, सोलर पैनल होता है, उसमें ब्लू या ब्लैक कलर के ऐसे डब्बे बने होते हैं, ठीक है, ऐसे डब्बे बने होंगे, ये आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं सोलर पैनल, ठीक है, या पीवी पैनल जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? देखो कुछ नहीं होता है। अब ये आ गया आपके सूर्यदेव, ठीक है, इनकी बिजली, इनमें से जो पार्टिकल्स निकलते हैं इनको बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। इनमें एनर्जी होती है, जो सूर्यदेव से पार्टिकल निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटोन, इनमें एनर्जी होती है। ये फोटोन आया यहाँ पर, इसके ऊपर गिरा, जब इस फोटोवोल्टेइक प्लेट पे, जिसको हम सोलर प्लेट या फोटोवोल्टेइक जो आपकी शीट है उसके ऊपर ये गिरता है, फोटोन जब गिरता है, इसके अंदर क्या है? ये किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है सिलिकॉन से। किससे बनी हुई है? सिलिकॉन से। ये पूरी फोटोवोल्टेइक प्लेट जो है सिलिकॉन से बनी हुई है। अब ये जो सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन के जब ये फोटोन गिरेगा तो सिलिकॉन में से एक सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछता है किससे बने हो? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर। इस पे जब भी फोटोन गिरेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। कि क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर। तो मान लो एक सिलिकॉन यहाँ, एक सिलिकॉन यहाँ, एक से मतलब यहाँ पे कई मिलियंस ऑफ सिलिकॉन है। तो जब उनके ऊपर सनलाइट गिरेगी, आपने धूप पे रखी हुई है प्लेट, तो धूप उसके ऊपर गिरेगी तो उसमें ऊपर फोटॉन्स पड़ेंगे, हर जगह से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करवाया जाएगा। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज, तो जब भी एक चार्ज पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है, क्लास 8 9 में पढ़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट। तो बिजली पैदा होगी ना, तो ये इस तरह से होती है। तो सोलर एनर्जी से बिजली कैसे पैदा होती है कि सनलाइट में जो फोटोन होते हैं उनमें एनर्जी होती है एच न्यू, और वो जब गिरती है किसी भी सिलिकॉन के ऊपर तो वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वहां से क्या निकलता है? वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूव करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज, ये अलग फिनोमेनॉन है, वहां पर अलग था। वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। एक पार्टिकल है, आगे दूसरा पार्टिकल है, एक पार्टिकल की ज्यादा एनर्जी है। मान लो तुम अपने घर पे खड़े थे बाहर ही, ठीक है, और मेरी तुम्हारे साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल, मैं आया, मैं तुम्हारी बाजू पकड़ के तुम्हें बाहर निकाल दिया घर से, ठीक है, तो तुम निकल गए ना घर से बाहर। तो वही हुआ, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के अंदर इतना स्ट्रांग नहीं था, फोटोन जो है उसकी एनर्जी ज्यादा थी, उसने इलेक्ट्रॉन को हाथ से पकड़ा और बाहर निकाल दिया सिलिकॉन से। तो फिर सारे इलेक्ट्रॉन एक लाइन में जब आ गए तो वो करंट बना देते थे। यही तो होता है। तो इसी तरह से आपकी बिजली बन गई, ठीक है। ये आपका हो गया सोलर। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं? सिलिकॉन एज सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। फिर और सोलर से बहुत चीजें हैं, सोलर पंप है, सोलर कुकर है। आजकल सोलर से क्या नहीं है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी पे इंडिया भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और इंडिया इस फील्ड में बहुत आगे भी जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ा सब टॉपिकल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य देवता की अच्छी डूब छुप रहती है, तो आप इससे एनर्जी ले सकते हो। क्या आप इसके कोई डिसएडवांटेज हैं? तो बिल्कुल इसके भी डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। क्या क्या डिसएडवांटेज हैं सोलर एनर्जी के? ठीक है, डिसएडवांटेज। तो सोलर एनर्जी के ये डिसएडवांटेज, पहली बात,
इसमें भी तो लैंड चाहिए, ठीक है। अगर लैंड नहीं है तो आप कहाँ पे लगाओगे पैनल, ठीक है। अब आप बोलोगे घर के छतों पे लगा दोगे, तो बिल्कुल घर के छतों में लगा सकते हो, वो घर की नीड पूरे करेंगे ना। एक घर के एरिया में जो सोलर पैनल लगा है तो वो पूरे मोहल्ले का थोड़ी पूरा कर सकता है, ठीक है। वो घर का ही रिक्वायरमेंट पूरा करेगी, बट ओवरऑल इसको बड़े लेवल पे लेके जाए तो लैंड अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा, इसकी भी इनिशियल कॉस्ट, ये सोलर पैनल वगैरह सिस्टम महंगा आता है, बट गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है ताकि इंडिया में लोग लगाएं, इसलिए ये आपको सस्ता पहुंचता है। बट इंडिया को खर्चा पड़ता है, कुछ चीजें इसको चाइना से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, कुछ जर्मनी वगैरह से हम कर रहे हैं, तो मतलब हमें खर्चा पड़ता है इसमें, ठीक है। और दूसरा वेदर का सीन है, मान लो बारिशों वाले दिन हैं, बादल हैं, तो कहाँ से एनर्जी लोगे, ठीक है। कहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, रात के समय में भी आप यहाँ से एनर्जी नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, बट ये बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा एनर्जी की डिकम्पोज, बस एक है कि जब ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इनका जो वेस्ट है वो दिक्कत देगा, बाकी अदरवाइज इसके फायदे ही फायदे हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको, देखो एक बार ना ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अभी पढ़े हैं ना, इनको रिवाइज करते हैं, इसके बाद ज्यादा लेक्चर नहीं लेंदी रह गया। इसके बाद हमने ये देखना है कि इंडिया के क्या क्या टारगेट्स हैं, इंडिया क्या अचीवमेंट है रिन्यूएबल सोर्सेज में, कहां पहुंचा है, जहां से करंट प्लस आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम आपका एक पीवाईक्यू देखेंगे और फिर एक दो जो इंडिया के इनिशिएटिव है उनको देख के इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। हार्डली 15 मिनट हो, ठीक है, 10 मिनट हो, 10 मिनट में कर लेंगे हम, ठीक है। वैसे भी तुम मेरी तरह, तुम भी टाइम की परवाह नहीं करते, तुम बोलते हो कि सर समझ आना चाहिए, बस टाइम की दिक्कत नहीं है। देखो हम यहाँ से इसको रिवाइज करेंगे। मैंने आपको ये बताया कि हम एनर्जी पैदा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाया। मैंने कहा जब भी एक कॉइल किसी मैग्नेट के अंदर मूव करेगी या गोल गोल घूमेगी तो तब बिजली पैदा होगी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी कॉइल के साथ टरबाइन लगा देते हैं, हमारा काम है टरबाइन को घुमाना, टरबाइन घूमेगा, कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगा तो मैग्नेट के अंदर जब भी कॉइल घूमेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पैदा होगा। तो फॉसिल फ्यूल से कैसा है भाई, फॉसिल फ्यूल को जलाओ, कोयला पेट्रोलियम जलाओ, उससे पानी बॉइल करो, पानी बॉइल करेगा, बॉइल पानी एक ढक्कन को अगर उठा सकते हैं तो भाई टरबाइन को तो घुमा ही सकता है, वो घूमेगा तो बिजली पैदा होगी, ठीक है। उसके बाद विंड एनर्जी में हवा चलेगी, फास्ट हवा चलने से जो है विंड मिल्स में जो पंखे लगे हैं वो घूमेंगे, टरबाइन घूमेगा, बिजली पैदा होगी। लार्ज एरिया चाहिए, बिग इन्वेस्टमेंट है, हाई स्पीड एरिया चाहिए, इसकी डिसएडवांटेज है। ऑन शोर वाला जो है वो लैंड पे होता है बट वो कम एनर्जी जो है पैदा करता है एज कम्पेयर टू ऑफ शोर। ऑफ शोर वाला मतलब जो समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर, वो ज्यादा एनर्जी पैदा करता है बट उसको लगाना डिफिकल्ट है ना, तो हाई कॉस्ट आती है उसमें। हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है उसमें हम क्या करते हैं कि पानी को ऊपर डैम में रोक देते हैं, तो फिर उसमें से पानी छोड़ते हैं, वो सीधा टरबाइन के ऊपर पड़ता है, टरबाइन घूमता है, जैसे चक्की घूमती है, तो चक्की के ऊपर हाई प्रेशर से पानी डालो तो घूमती है ना, इसलिए टरबाइन घूमता है, बिजली पैदा हो जाएगी। महंगा है ये भी। ह्यूमन हैबिटेशन को लॉस, इन्वायरमेंट में हाइडल पावर प्रोजेक्ट का बहुत असर होता है। अब कहीं भी एक भी पहाड़, इसलिए बोलते हैं पहाड़ी एरिया में डैम्स नहीं लगाने चाहिए, एक भी डैम कोलैप्स हुआ तो बुरी हालत हो जाएगी आगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा जियोथर्मल। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। तो अर्थ के अंदर मैग्मा है, हॉट स्प्रिंग्स है जहां मैग्मा अवेलेबल है, उसके साथ जब पानी कंटेक्ट में आता है, पानी गर्म हो जाता है, बॉईल हो जाता है, बॉईल होकर स्टीम बनेगी, टरबाइन घूमेगा, बिजली पैदा। खर्चा पड़ता है और कम ही साइट्स अवेलेबल है। बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं, अपने घर का, ये सबसे अच्छा है। गांव वाले एरिया में तो ये करना ही चाहिए। जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, सब कुछ डालो एक खड्डे में, उसमें से क्या करो, वहां पर जो है थोड़े टाइम के बाद वहां से एनर्जी रिलीज होती है, उसको पाइप के थ्रू अपने घर में आप आग भी जला सकते हो। आप उससे जो है अपने जो है जैसे एलपीजी सिलेंडर यूज करते हो ना, उसकी जगह भी आप उसको यूज कर सकते हो, ये बायोगैस है, ठीक है। इसको भी गवर्नमेंट प्रमोट काफी कर रही है, जैसे गोबरदान स्कीम वगैरह। नेक्स्ट, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम दो तरह से एनर्जी पैदा करेंगे, या तो फ्यूजन या फिशन। फिशन में हैवी न्यूक्लियस को तोड़ते हैं जैसे यूरेनियम 235, यहाँ से भी एनर्जी निकलती है। फ्यूजन में स्मॉल न्यूक्लियस आपस में जो जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप आपस में मिलते हैं, हीलियम बनता है और साथ में एनर्जी बनती है। इसकी भी कॉस्ट हाई है, न्यूक्लियर वेस्ट लीकेज का डर रहता है और डिफिकल्ट है कंट्रोल करना अगर बढ़ जाए तो। ओशन एनर्जी, ओशन में टाइडल एनर्जी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून, टाइड्स बनती हैं। ओशन थर्मल एनर्जी इनको यूज करते हैं। और सोलर एनर्जी में हमारे पास ये एक अलग फिनोमेनन से बिजली पैदा होती है। क्या होता है, सनलाइट में फोटॉन्स होते हैं, उनमें एनर्जी होती है, और वो जब किसी भी सिलिकॉन प्लेट के ऊपर पड़ेंगे, वो क्या करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे। डायरेक्ट प्रोसेस नोन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो सभी जगह से निकलेंगे। इन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जब एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो करंट बनाएंगे, तो आप इस बिजली को यूज कर सकते हो। पहले हम सोलर एनर्जी को स्टोर नहीं कर पाते थे, अब स्टोर भी कर पाते हैं, तो हम इसका बहुत अच्छे बढ़ चढ़ के अब सोलर एनर्जी काफी लेवल पे यूज हो रही है। अगर आप देखो गवर्नमेंट कितने लेवल पे सोलर एनर्जी के लिए काम कर रही है। अगर आप म्युनिसिपैलिटी एरिया में चल जाए, सोलर लाइट्स लगी हैं, रूरल एरिया में भी सोलर लाइट्स लगी हैं, ठीक है। और भी सोलर कूलर का कंसेप्ट है, सोलर कुकर का कंसेप्ट है। इनफैक्ट जो पंप, सोलर पंप जो आपकी इरिगेशन में पहले आप यूज करते थे ना पेट्रोल से, बम्बी जला के पानी निकालते, वहां पे सोलर पंप भी गवर्नमेंट देना शुरू हो गया, कुछ सम स्कीम है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। डिसएडवांटेजेस, लैंड अवेलेबिलिटी, इनिशियल कॉस्ट इसके हाई है, वेदर नाइट वाला रिस्क इसमें रहता ही है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये सारा अच्छे से पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हम और क्या इसमें जो हमें एग्जाम के लिए याद करना है इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपके ना दिमाग में एडजस्ट हो जानी चाहिए कि इंडिया के क्या क्या टारगेट्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, ठीक है। सबसे पहली बात, इंडिया ने बोला है कि हम जो अपना एमिशन है उसको नेट जीरो कर देंगे, नेट जीरो एमिशन कर देंगे, ठीक है। मतलब जो भी हमारा एमिशन है, एमिशन मतलब जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जैसे स्मोक डस्ट ये वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको हम कम कर देंगे। कब तक कर देंगे? 2070 तक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2070 तक अगर हमारे इंडिया में से पोल्यूशन हो रहा है तो जितना हम पोल्यूशन करेंगे उतना उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, पेड़ पूड़ लगा के ये वो। मतलब हमने अपना जो टारगेट दिया वो कब दिया है? 2070 का दिया, ठीक है। डिफरेंट नेशन ने डिफरेंट दिया है, बट हमारा जो है 2070 का टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट, हमने एक और जो जो प्रॉमिस हमने किए पहले मैं वो बताता हूँ, फिर हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए वो बताऊंगा। देखो सबसे पहली बात, हमने एक और प्रॉमिस किया है कि हम रिड्यूस करेंगे। क्या रिड्यूस करेंगे? इमिशन इंटेंसिटी को, जो हम एमिशन कर रहे हैं, जो भी अपना वेस्ट एमिट कर रहे हैं, इस इमिशन इंटेंसिटी को कम करेंगे। कितना कम करेंगे? इंटेंसिटी को कम करेंगे अपनी जीडीपी का 45%, ऑफ इट जीडीपी बाय 45%। तो मतलब हमारी जीडीपी का 45% तक हम अपने एमिशन को कम कर देंगे, ठीक है। कब तक? 2030 तक। तो ये हमने एक अपना टारगेट बोला है कि हम अपनी जो इमिशन इंटेंसिटी है अपनी जीडीपी का 45% तक कम कर देंगे, ठीक है, 2030 तक, ठीक है। ये हमने अपना एक टारगेट बोला है, तो ये भी आपको याद रखना। तीसरा, हम 50%, ये याद रखना, ये भी एक टारगेट है, 50% जो हमारा कमुलेटिव मतलब सब जगह से मिला के कमुलेटिव जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक पावर ले आएंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिक पावर। देखो अभी भी हम फॉसिल फ्यूल का बहुत यूज करें बिजली पैदा करने के लिए, बट हमने बोला कि हम नॉन फॉसिल फ्यूल जो इलेक्ट्रिक पावर है 50% तक उसको ले आएंगे। 50% हमारी इलेक्ट्रिक पावर जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी हमने बोला है। कब तक? 2030 तक। बट इस टारगेट को हम अभी ही अचीव कर चुके हैं, ठीक है, तीसरे वाले को। क्या क्या टारगेट हमारे थे? देखो सबसे पहली बात, हमने एक बोला कि हम अपना इमिशन, जो इंडिया का इमिशन है वो नेट जीरो कर देंगे 2070 तक। कोई भी हम एमिट नहीं करेंगे हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल कोई भी सब्सटेंस एमिट नहीं करेंगे। ये कैसे होगा? मान लो हमसे एमिशन हो भी रही है तो हम पेड़ लगा के उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, या एमिशन ही कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच करेंगे। तो ये एक नेट जीरो एमिशन का टारगेट हमने 2070 का दिया है। फिर दूसरा हमने ये बोला कि हम अपनी इमिशन इंटेंसिटी को अपनी जीडीपी का 45% तक कम कर देंगे। कब तक? 2030 तक। और हमारी जो 50% जो कम्युलेटिव नॉन फॉसिल फ्यूल से पैदा होने वाली बिजली है वो 2030 तक कितनी हो जाएगी? 50% तक, ठीक है। ये हमने कुछ टारगेट अपने दिमाग में लिए हैं। तीसरे वाले तो हम अभी भी ही ऑलमोस्ट उसके अचीवमेंट पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं प्रेजेंट बात करूं, मतलब जनवरी तक की बात है, ये फेब का महीना है ना, तो मैं जैन तक की बात करता हूं। जैन तक हमारी क्या सिचुएशन है डिफरेंट चीजों में, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, जो हमारी पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है, टोटल रिन्यूएबल, डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है ना अभी जो पढ़ा है, तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है हमारी वो एट प्रेजेंटली कितनी है? वो 250 गीगावाट को सरपास कर चुकी है। मतलब 250 गीगावाट को हमने क्रॉस कर लिया। तो मतलब 250 गीगावाट ऑन एन एवरेज याद कर सकते हो आप, ठीक है। दिस इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारा टारगेट है कि हमें 200, ये 50 जो ना हमारा ये टारगेट है कि हमने टारगेट क्या है, टारगेट बता देता हूं। टारगेट हमारा ये है कि हमने 500 गीगावाट तक नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी कर देनी है। नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब वही रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल फ्यूल बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की हमने कैपेसिटी कर देनी है। कब? 2030 तक। कब? 2030 तक। तो उसकी तरफ हम चल रहे हैं। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं? 2030 तक है ये। अभी तक हम कहाँ पहुंचे? अभी हम पहुंचे 250 गीगावाट में। जैन के महीने तक की कहानी तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हमारा सोलर एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी का देखो 250 में पहुंचे, उसमें सोलर एनर्जी का मेजर रोल है। सोलर एनर्जी में प्रेजेंटली अभी हम जो है 2025 के एंड तक या जैन के महीने तक 2026 में अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, आगे पीछे थोड़ा बहुत 135 गीगावाट तक हम पहुंच गए। हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी हो गई है सोलर के केस में। विंड एनर्जी के केस में हम 54 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं। विंड एनर्जी के केस में हम कितना पहुंच गए? अप्रोक्सीमेट 54 गीगावाट। तो ये आपको याद रखना है, यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या क्या अभी हमने क्या क्या फैक्ट्स देखे जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने। ये आपका एक तरह का करंट भी हो रहा है कवर। सबसे पहली बात, हम जो है नेट जीरो एमिशन पहुंच जाएंगे 2070 तक, हमने अपना टारगेट दिया है। हम अपनी इमिशन इंटेंसिटी को अपनी जीडीपी का 45% तक रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। हमारी जो कम्युलेटिव सब तरह से नॉन फॉसिल फ्यूल
इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है जो 2030 तक 50% हो जाएगी। और हमने देखा कि टोटल रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो हमारी 250 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है प्रेजेंटली, और हमारा टारगेट है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी में हम 2030 तक पहुंचेंगे। हम सोलर एनर्जी के केस में अभी अप्रोक्सीमेट 135 गीगावाट में और विंड एनर्जी पे अप्रोक्सीमेट 54 गीगावाट में हम पहुंच चुके। बाकी थोड़ी कम है, इसलिए मैंने उनका डेटा लाया नहीं। ये 2 इंपॉर्टेंट वाली थी, इसका आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट चला रही है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, वो कौन सी है। देखो, सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। अब ये स्कीम कब शुरू हुई? देखो, ये बहुत फेमस स्कीम है। ये स्कीम शुरू हुई थी, लॉन्च हुई थी फेब 2024 में, ठीक है। फेब के महीने में 2024 में लॉन्च हुई। इस स्कीम के तहत हम क्या कर रहे हैं, हम सोलराइज कर रहे हैं, मतलब सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने घरों को? 1 करोड़ हाउस होल्ड को। कितने? 1 करोड़ हाउस होल्ड को हम सोलर एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको मंथली मिलेगा। 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको मंथली इन सोलर पैनल जो उनके घरों पे लगेंगे ना, उनकी हेल्प से मिल जाएगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा मंथली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनके घरों पे रूफ टॉप, घर के छतों पे हम क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, रूफ टॉप सोलरिंग की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में पूछ ले कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, तो आपको याद रखना है, ये एक इस तरह की स्कीम है जिसमें हम लोगों के छतों पे सोलरिंग कर रहे हैं, जिससे 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी उनको मंथली मिलेगी, और इसमें हमें 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलराइज करना है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। पहली तो आपको क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, चलो यहां से ग्रीन हाइड्रोजन बता दूंगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। अब देखो, समुद्र में जो भी आपका कोई भी पानी है, उसमें पानी में H2 अवेलेबल है ना। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर H2। इसमें जो H2 होता है ना, हाइड्रोजन, इसमें भी से भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। आपने हाइड्रोजन एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया। हमारा ये है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, इसको ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, इसको इंडिया में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। यूटिलाइजेशन इसको बढ़ाएंगे और इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो हमारा टारगेट है, ये याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछे, टारगेट है कि 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है एनुअल प्रोडक्शन होगी किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन की। कब तक? 2030 तक। तो ये हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल की तरफ कदम है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आप याद करोगे, ठीक है। भाई पढ़ाने में तो ऐसे 2 मिनट में तुम्हें बता देता है ये कन्वेंशनल रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, बट अगर उसमें से पेपर में क्वेश्चन नहीं आया तो क्या फायदा, फिर तुम मुझे कोसोगे बाद में बैठ के। मैं नहीं चाहता तुम मुझे कोसो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर इतनी मेहनत करके मैं यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी हार्डली 1 सेकेंड लगेगा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने में। अगर तुम्हें लगता है कि वर्थ इट है तो कर दिया करो, अगर नहीं लगता है फिर जरूरत नहीं है। और बाकी ये कोई पहला सेशन नहीं है, आप मैराथन सेशन वाली प्लेलिस्ट में जाओ, तुम्हें बहुत सारे सेशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो अगर तुम्हारे जूनियर असिस्टेंट का कोई भी पेपर है उसमें क्लियर, और बहुत से बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए है, सर ये इसके लिए है, लैब अटेंडेंट के लिए है, सर ये सुपरवाइजर के लिए है। आपके कमेंट्स आते हैं साइंस के लेक्चर। भाई साइंस तो वही है ना, अगर आपके टॉपिक, आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, जहां भी मेंशन है तो कंटेंट तो वही है ना। तो इसमें ये थोड़ी है कि डायनेमिक टॉपिक है कि मतलब वो कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके सिलेबस में मेंशन है, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करें उसका सिलेबस देखो, सिलेबस में मेंशन है तो पढ़ लो, अगर नहीं मेंशन है तो नहीं पढ़ो। अदरवाइज अगर जनरल साइंस मेंशन है तो सब कुछ पढ़ना है, फिर तो सब कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये मैं आप बार बार डाउट क्लियर नहीं करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट और कौन सी स्कीम है? ये सबसे फेमस स्कीम है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, पीएम कुसुम, ठीक है। पीएम कुसुम, कुसुम की फुल फॉर्म होती है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो बट पीएम कुसुम से याद कर लो, ठीक है। अब ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कब तक एक्सटेंड कर दिया गया? मार्च 26 तक, मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, इस पीएम कुसुम स्कीम के तहत हम सोलर पंप को इंस्टॉल कर रहे हैं। कहां पर? सोलर पंप को इंस्टॉल कर रहे हैं, कहां पर? फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि देखो फार्मर्स जो हैं वो बम्बी लगाते हैं ना, जिसको बोलते हैं, इरिगेशन में यूज होता है ना पानी, तो वो पानी ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए वो डीजल का यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे वो सोलर पंप का यूज करेंगे। तो ये उनके लिए, क्योंकि हमें अपने किसानों की इनकम को भी डबल करना है, ठीक है। तो ये हमारे को टारगेट है, उसमें भी पीएम कुसुम जो है हेल्प करेगा। फिर आपका और क्या स्कीम है? पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्टैंड फॉर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मतलब जिस चीज को इंडिया प्रमोट करेगी, जो उसकी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसमें उसको इंसेंटिव मिलेंगे, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो हमने जो आपके पीवी मॉड्यूल्स हैं, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, मतलब जो कंपनी सोलर
पीवी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स बनाएगा उसको जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत इंसेंटिव्स मिलेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ऑटो तो आप जहां देखो वहीं पर आपको दिखेंगे। तो पीएम ई ड्राइव स्कीम से यहाँ पर याद रखो, पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या थी, पीएम ई ड्राइव स्कीम में आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक जो आपके व्हीकल्स हैं उन पे फोकस कर रहे हो। तो ठीक है, पीएम ई ड्राइव स्कीम किसके लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, तो ये याद करना है। इस पे भी आपको पता है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल लो तो सब्सिडी वगैरह मिलती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पीएम ई ड्राइव स्कीम है, ताकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करें और हमारा पोल्यूशन कम हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर, याद रखो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इंडिया का एक इनिशिएटिव है जहां से पूछ सकता है आईएसए, क्या इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये अच्छे से याद कर लेना। पहली बात तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहां पर है, हरियाणा में। ठीक है, देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने किसके साथ मिलकर बनाया, इंडिया ने बनाया, किसके साथ मिलकर, फ्रांस के साथ मिलकर। ठीक है, फ्रांस के साथ मिलकर हमने जो है इसको बनाया है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने पेरिस डिक्लेरेशन बोला जाता है, पेरिस डिक्लेरेशन 2015 में, पेरिस डिक्लेरेशन। इसमें क्या है, इसमें हम बेसिकली बोल रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी पे काम, इसी को बढ़ाने में हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो उसमें हमने देखा है इंडिया और फ्रांस का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको कहते हैं, कहां पर है, गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, 2015 में पेरिस डिक्लेरेशन के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुआ। इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो है आपस में जुड़ गई। इसमें हम क्या करें बेसिकली, देखो इसमें हमारा एक इनिशिएटिव जो आपको याद रखना है, वन सन, इनिशिएटिव का नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब ये इनिशिएटिव आईएसए के अंदर ही आता है, ये याद कर लेना। ये भी इसमें इंडिया ने इसको प्रमोट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसमें क्या है कि हम एक सन एक वर्ल्ड है तो एक ग्रिड लगाएंगे, मतलब हम एक ऐसा ग्रिड बनाएंगे जो डिफरेंट कंट्रीज में से क्रॉस होकर जाएगा। उसमें जो एनर्जी पैदा होगी वो डिफरेंट कंट्रीज को मिलेगी, मतलब एक पूरी जितनी भी ट्रॉपिकल एरियाज में जहां जहां सूर्य की लाइट अच्छे से जाती है वहां पर सारी कंट्रीज को ग्रिड के थ्रू कनेक्ट कर देंगे और सब उस एनर्जी का फायदा उठाएंगे। ये है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड आपका सोल। ये भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये एक इनिशिएटिव है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, और हम क्या देख सकते हैं, और हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम ये सारे रिवाइज करेंगे इनिशिएटिव। देखो आपको एफए में क्वेश्चन आया था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, उसमें 3 स्टेटमेंट थे, आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, आपने बताना था कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। आपकी 3 स्टेटमेंट थी, क्या क्या स्टेटमेंट थी, सबसे पहली आपकी स्टेटमेंट थी कि एक इनफाइनाइट स्टोरेज है फॉसिल फ्यूल की इनसाइड द अर्थ। ठीक है, मतलब फॉसिल फ्यूल, पहली स्टेटमेंट ये बोलती थी इनफाइनाइट, देखो आप इसका आंसर खुद करोगे, मैं लिखता हूं, इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इनसाइड अर्थ। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, इनसाइड अर्थ, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना, कि इनफाइनाइट स्टोरेज कहाँ है फॉसिल फ्यूल्स के अर्थ में, नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि सन को आप इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी मान सकते हो, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो ना, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट आपकी जो बोली गई थी वो ये स्टेटमेंट थी, थर्ड स्टेटमेंट आपकी ये थी कि ग्रीन हाउस, थर्ड स्टेटमेंट ये थी, हाँ, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है उसको आप इजीली कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, इजीली डिस्पोज्ड ऑफ कर सकते हो, तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत थी। इसका हमने बताया था कौन सी इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट है, तो पहली और तीसरी जो स्टेटमेंट थी वो नॉट करेक्ट थी, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सन एक आपका इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जो ये इनिशिएटिव पढ़े इसको रिवाइज करेंगे और इसके बाद इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि नेट जीरो एमिशन 2070 तक हम अचीव करेंगे, हम एमिशन इंटेंसिटी को अपनी जीडीपी का 45% तक रिड्यूस कर देंगे 2030 तक, और 50% कम्युलेटिव नॉन फॉसिल फ्यूल हमारी इलेक्ट्रिक पावर होगी 2030 तक, और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी अभी प्रेजेंटली अगर बात करें 250 गीगावाट तक पहुंच गई है, और टारगेट 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी का 2030 तक हमें पहुंचाना है। सोलर एनर्जी 135 गीगावाट पे और विंड एनर्जी 54 गीगावाट पे। स्कीम्स में एक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चल रही है, फेब 2024 में आई थी। इसमें हम 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलराइज करेंगे, जिससे उनको हर मंथली 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिले उनके छतों पर सोलर पैनल लगा के। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जिसमें हम प्रोडक्शन, यूटिलाइज और एक्सपोर्ट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को। हमारा टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन एनुअल प्रोडक्शन हम 2030 तक कर पाए।
पीएम कुसुम स्कीम को रिसेंटली एक्सटेंड किया गया मार्च 26 तक। तो सोलर पंप को हम इंस्टॉल करेंगे फार्मर्स के लिए ताकि उनका डीजल पे डिपेंडेंसी कम हो। एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है हमारे सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए, तो वो गवर्नमेंट उसमें बेनिफिट देती है। पीएम ई ड्राइव स्कीम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा है, जहां पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने की बात हो रही है। इंडिया और फ्रांस ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, तो इसका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव भी है, ठीक है। और फाइनेंस अकाउंट इसमें जो क्वेश्चन आया था वो हमने समझा। देखो अपनी तरफ से मेरे को जो भी इंपॉर्टेंट लगा, जिस भी तरह से मैं आपको समझा